हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैकेट। आरएसी का आज फोर्थ लेक्चर है और इससे पहले हमने आरएसी में वेपर कंप्रेशन साइकिल और वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल को कंप्लीट किया। आज मैं ले रहा हूं एयर कंडीशनिंग, और एयर कंडीशनिंग में मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो साइकोमेट्रिक चार्ट से आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है प्री, तो प्री एग्जाम में न्यूमेरिकल अप्रोच कम आएगी बट थ्योरेटिकल अप्रोच ज्यादा आएगी। तो साइकोमेट्रिक चार्ट से भी मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो हमने रिप्रेजेंट करने की मैक्सिमम कोशिश की है। अब यहाँ पे जो 2020 सीरीज की मेन थीम है कि आपको एग्जाम टाइम पे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब आपको रिवीजन करनी हो, तो उसके लिए हमने 2020 सीरीज को ऑर्गेनाइज किया है। 2020 सीरीज में हम पर्टिकुलर टॉपिक को लेंगे, उसके 20 क्वेश्चंस करेंगे और उन 20 क्वेश्चंस को करने के बाद आपकी पूरे कंसेप्ट की जो रिवीजन है वो बहुत अच्छी होगी। तो अभी जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं 20 क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के हैं और कुछ क्वेश्चन हमने खुद डिजाइन किए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। Question number first. In air conditioning system during sensible heating and sensible cooling dash remain constant. अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास दो कंसेप्ट हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए। सबसे पहला कंसेप्ट ये कि सेंसिबल कूलिंग और सेंसिबल हीटिंग लोड होता क्या है। क्लियर? तो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, सेंसिबल कूलिंग और सेंसिबल हीटिंग लोड, अगर आप एक पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर पे हैं और आपको एक टेम्परेचर को मेंटेन करना है इंडोर, तो आपको कूलिंग, सेंसिबल कूलिंग लोड का मतलब है कितनी अमाउंट ऑफ हीट आपने रिजेक्ट की, और सेंसिबल हीटिंग लोड का मतलब है कितना अमाउंट ऑफ हीट आपने ऐड किया उस रूम के अंदर टू मेंटेन इंडोर टेम्परेचर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्लियर? अब इसके साथ आपको साइकोमेट्रिक चार्ट दिखता कैसा है वो पता होना चाहिए। देखिए, बहुत सिंपल है। अगर आप अलग अलग देखोगे, मैं बिल्कुल लाइंस को अलग अलग समझाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे होगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। क्लियर? ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइंस होंगी कुछ ऐसी, और ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज करता हुआ आपको दिखेगा इस डायरेक्शन में। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपको इंक्रीज होती मिलेगी ऊपर की तरफ, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइंस होंगी कुछ ऐसी। क्लियर? अगर मैं बात करूं एंथैल्पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, तो उसकी लाइंस मैं अलग बनाता हूं ताकि आपको डिफरेंस दिखे, बट ये सभी लाइंस एक ही चार्ट के अंदर मिलेगी आपको। अगर मैं एंथैल्पी की लाइंस बनाऊं तो एंथैल्पी आपको इंक्रीज होती हुई ऐसे मिलेगी। देखिए, ये एक पर्टिकुलर H1 है, अब H2 आपका इससे ज़्यादा होगा, H3 और ज़्यादा होगा। ये एंथैल्पी कॉन्स्टेंट की लाइंस बना रहा हूं मैं। क्लियर? अगर मैं बात करूं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, तो देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी 10%, ये 20% ह्यूमिडिटी, 30% ह्यूमिडिटी, 40% ह्यूमिडिटी, 50%, ऐसे ऊपर की तरफ जाती जाएगी आपकी। क्लियर? तो ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। क्लियर? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एंथैल्पी की लाइन से आपको समझ में आ गई। अगर मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम बता दूं आपको, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम देखिए, ये भी इंक्लाइंड लाइंस होती हैं, टोटली वर्टिकल नहीं होंगी, तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम्स की लाइन होंगी। तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि साइकोमेट्रिक चार्ट में जो कांस्टेंट लाइंस है वो कैसी कैसी दिखती हैं, उनका इंक्लिनेशन कैसा है। ठीक है? तो स्पेसिफिक वॉल्यूम समझ में आ गया आपको, स्पेसिफिक एंथैल्पी समझ में आ गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझ में आ गया, ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अगर मैं, देखिए इस क्वेश्चन में बोला क्या था, सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग के टाइम पे क्या कांस्टेंट रहता है। देखिए, अभी मैं चार्ट से ही इसका आंसर देता हूं आपको, क्योंकि आंसर देने से बात यह है कि आपको कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए साथ में। अगर मैं, देखिए ये कौन सी लाइन थी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी φ1 लेते हैं हम, ये है आपके पास, और ये है φ2। क्लियर? आप किसी एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में गए हो। देखिए, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था लेटेंट हीट के बारे में और सेंसिबल हीट के बारे में। क्लियर? लेटेंट हीट में क्या है, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा बट फेज चेंज करता है, बट सेंसिबल हीटिंग में टेम्परेचर चेंज करता है। तो आपका टेम्परेचर, सपोज आपने हीटिंग की है, सेंसिबल हीटिंग की बात करूँ तो टेम्परेचर आपका हीट में इंक्रीज किया है, T1 टेम्परेचर ये है और T2 टेम्परेचर ये है। क्लियर? ड्राई बल्ब टेम्परेचर की अगर बात करूँ, अब यहाँ पे कांस्टेंट एंथैल्पी की लाइंस कुछ ऐसी होंगी, तो H1 ये होगा और H2 होगा ये, H1 ये होगा और H2 होगा ये। तो एंथैल्पी भी चेंज की,
टेम्परेचर चेंज होने की वजह से आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी चेंज की, बट देखिए कांस्टेंट क्या रहा दोनों के केस में, दोनों के केस में कांस्टेंट रहा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो आंसर क्या आएगा आपका ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं चलूँ, देखिए यहाँ पे बोला है डैश इज यूजुअल क्वांटिटी ऑफ एयर टेकन पर पर्सन इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। देखिए ये स्पेसिफिक वैल्यू है यहाँ पे 1.2 मीटर क्यूब पर आवर पर पर्सन। जो एयर की क्वांटिटी है किसी भी एसी के सिस्टम में तो वो कितनी होनी चाहिए, 1.2 मीटर क्यूब पर आवर। क्लियर। द वेट ऑफ द वाटर वेपर इन केजी कंटेन्ड इन 1 मीटर क्यूब ऑफ एयर वेपर मिक्सचर एट इट्स टोटल प्रेशर इज नोन एज। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करूँ तो 1 मीटर क्यूब अगर आपने एक वॉल्यूम लिया है, इस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में आपके कुछ एयर के पार्टिकल्स होंगे, मैं वाटर वेपर और एयर का मिक्सचर ले रहा हूँ, तो ये आपका एयर के पार्टिकल्स हैं और ये कुछ आपके पार्टिकल्स हैं वाटर वेपर के। क्लियर। अब देखिए जो वाटर वेपर है ये आपने केजी में लिया है, मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम है, एयर की डेंसिटी अलग होगी, तो इस पूरे वॉल्यूम के अंदर अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना हो तो वो क्या होगा, देखिए डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्लियर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है आपके पास एक, तो इसमें क्या बोला है इसने कि टोटल प्रेशर जो आपका होगा वो ड्राई एयर प्लस जो आपका वाटर वेपर का प्रेशर होगा, इन दोनों का जब हम ऐड करेंगे तब हमारे पास टोटल प्रेशर आएगा। तो यहाँ पे वेपर डेंसिटी, देखिए वेपर डेंसिटी तो इसका आंसर है ही। अब वेपर डेंसिटी है क्या, वेपर डेंसिटी अगर आपके पास एक पर्टिकुलर 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है, क्लियर, अब उसमें जो वेट है वाटर वेपर का इन केजी अगर हम लें 1 मीटर क्यूब में, तो एयर वेपर मिक्सचर एट ए टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर का मतलब पीटी, जब आपने दोनों प्रेशर्स को लिया तब टोटल प्रेशर बना, उस टाइम पे इस पूरी कंडीशन को क्या बोलेंगे, वेपर डेंसिटी कितनी है आपकी 1 मीटर क्यूब के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए इन डीह्यूमिडिफिकेशन डैश इज कांस्टेंट। अब देखिए डीह्यूमिडिफिकेशन है क्या, जब भी आपका एक पर्टिकुलर रूम हो, आपको उसमें कंफर्टेबल पॉइंट तक लेके जाना है उस टेम्परेचर को, वहाँ की कंडीशंस को, तो आपको कभी कभी ह्यूमिडिफिकेशन करनी पड़ती है और कभी कभी डीह्यूमिडिफिकेशन करनी पड़ती है। अब डीह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या है, आपका अगर मॉइस्चर रिमूव हो रहा है उस पर्टिकुलर रूम से, आप वाटर वेपर को बाहर निकाल रहे हो, आप ह्यूमिडिटी को बाहर निकाल रहे हो, तो आप एक ही बात बोल रहे हो। क्लियर। तो मॉइस्चर बाहर निकाला, वाटर वेपर बाहर निकाले या ह्यूमिडिटी, तो कुछ भी आपने रिमूव किया, आपने डीह्यूमिडिफिकेशन किया है। क्लियर। डीह्यूमिडिफिकेशन आप कूलिंग की हेल्प से भी कर सकते हो, आप हीटिंग की हेल्प से भी कर सकते हो, इतना हमेशा क्लियर रखिएगा आप। बट डीह्यूमिडिफिकेशन में आपका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं करता। तो क्या कांस्टेंट रहेगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अगर मैं आपको इन दोनों में से एक एग्जांपल दे देता हूँ, देखिए मैंने आपको ये थ्योरेटिकल लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझाया था, अभी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज जरूर करवा देता हूँ कि कूलिंग के केस में हमने क्या पढ़ा था कि डीह्यूमिडिफिकेशन अगर हमने कूलिंग के केस में करना है तो क्या होगा। देखिए अगर आपके पास ये कॉइल है, आपको पता है एक एसी सिस्टम में आपके पास कॉइल है, कॉइल का कुछ टेम्परेचर होगा, ठीक है, और उस टेम्परेचर से जब एयर स्ट्राइक करेगी तो उसका टेम्परेचर अलग होता है। तो होगा क्या, अब कूलिंग पाइप जो है आपके पास, मैं इस कॉइल की बात करता हूँ, तो अगर ये आपके पास कूलिंग पाइप है और इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, इसका टेम्परेचर जो आपका एयर का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है उससे भी नीचे है। क्लियर। तो जो कूलिंग पॉइंट है, कूलिंग पाइप है, इसका टेम्परेचर आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से काफ़ी नीचे है, बट जैसे ही एयर इसके साथ स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, जो एयर इसके कॉन्टैक्ट में आएगी उसका भी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, और करते करते कंटिन्यूसली जब ऐसा होगा तो एक पॉइंट जरूर ऐसा आएगा कि एयर अपने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से भी नीचे पहुंच चुकी होगी, और जैसे वो वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी कि हमारी एयर अपने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से नीचे पहुंच चुकी है, उस टाइम पे क्या होगा, जो वाटर वेपर होंगे एयर के बीच में, जो मॉइस्ट एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स होंगे वो क्या होगा, वो सेपरेट होना स्टार्ट होंगे एयर से, ठीक है, और वो कन्वर्ट होंगे ड्यू में, और वही ड्यू से हम अपने पर्टिकुलर रूम से मॉइस्चर को बाहर निकाल देते हैं। क्लियर। जो आपने देखा होगा कि रूम से बाहर हमारा एसी से पानी बाहर निकलता है, तो वो डीह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। क्लियर। तो डीबीटी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा डीह्यूमिडिफिकेशन में,
अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में। इफ एयर हैव रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 75%, क्लियर। यहाँ पे एक छोटी सी बात ध्यान में रखिएगा हमेशा, अगर आपके पास 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, देन उस टाइम पे जब 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, क्लियर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कौन सी, जो आपने साइकोमेट्रिक चार्ट में कुछ ऐसा देखा था, क्लियर। अगर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, उस टाइम पे जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा वो आपका वेट बल्ब टेम्परेचर के इक्वल होगा, और वही आपका डीबीटी के इक्वल होगा, क्लियर। बट अगर 100% ह्यूमिडिटी नहीं है, आपकी 90% है, 75% है, 80% है, उस टाइम पे आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है किससे, वेट बल्ब टेम्परेचर से। देखिए ये कंडीशन तो हमेशा रहेगी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहेगा ही रहेगा WBT से। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता क्या है। अगर आपका सिंपल थर्मोमीटर है, आपने रूम में रखा है आपने DBT को, ठीक है, तो अगर आपने थर्मोमीटर लिया है, सिंपल थर्मोमीटर जो आप यूज़ करते हो, तो ये जो टेम्परेचर मेजर करेगा इस रूम का, तो वो होगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। बट इसी थर्मोमीटर के आगे जो बल्ब है, यहाँ पे आप एक वेट क्लॉथ को रैप कर देते हो, देन आप यहाँ से एयर को ब्लो करवा रहे हो, जिसकी जो 5 to 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक एयर जो है वो ब्लो कर रही है। अब जैसे एयर इसके ऊपर से ब्लो करेगी, ये बल्ब से ब्लो करेगी, तो यहाँ पे इवेपोरेशन होगी, क्लियर। अगर यहाँ पे इवेपोरेशन हो रही है, देन जो बल्ब है वो कौन सा टेम्परेचर लेगी, यहाँ पे जो बल्ब है वो कौन सा टेम्परेचर मेजर करना स्टार्ट कर देगी, वो इवेपोरेशन टेम्परेचर, जो इवेपोरेटेड वाटर का टेम्परेचर है उसको मेजर करेगी। उससे क्या होगा, जो इसका टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा। तो हुआ क्या, हमेशा वेट बल्ब टेम्परेचर कम रहेगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर से, क्लियर। बट अगर 100% है तो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, क्लियर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, अगर 75% है, देखिए 100% से नीचे आते ही आपका ये कंसेप्ट लग जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपके पास, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज ग्रेटर देन वेट बल्ब टेम्परेचर। तो आंसर आएगा आपके पास बी। When mixture of the water vapor and the air is cooled at constant pressure during up to the saturation temperature of the water vapor, this is called as। देखिए अगर आप अपने वाटर वेपर और एयर के मिक्सचर को कूल करना स्टार्ट करते हो, और वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे, और कहाँ तक करोगे, सैचुरेशन टेम्परेचर तक, तब आपके पास कौन सा टेम्परेचर आएगा, तब आपके पास आएगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट को देखिए, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, बाईपास फैक्टर के बारे में पूछा है। मैं थोड़ा सा बाईपास फैक्टर के बारे में आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ये हमने बहुत अच्छे से किया था थ्योरेटिकल क्लासेस में। ये आपके पास सपोज करो एक पाइप है, यहाँ से इनलेट गई कोई एयर है, कोई डिस्चार्ज है, वॉल्यूम, एक वॉल्यूमेट्रिक चार्ज जो यहाँ से गया आपका एयर का, वो किसी टेम्परेचर पे था T1 पे, और यहाँ से जब वो निकला उसका टेम्परेचर हो गया था T2। ऐसा क्यों हुआ, देखो दोनों केसेस में होगा ये, चाहे कूलिंग है चाहे हीटिंग है। मैं हीटिंग के केस में बात कर रहा हूँ आपसे। तो यहाँ पे अगर ये कॉइल खुद बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो यहाँ से जो एयर जाने वाली थी उसने कुछ यहाँ से टेम्परेचर को लिया और बाहर निकल गई, उसका टेम्परेचर हो गया T2। कॉइल का टेम्परेचर था TS। अब होता क्या है, देखिए यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर और बाईपास फैक्टर की बात करूं, ये टेम्परेचर आपके कॉइल का था, इनलेट का टेम्परेचर T1 कुछ यहाँ था, और जैसे ही कॉन्टैक्ट में आया कॉइल के, अपना टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, और करते करते ये टेम्परेचर पहुंच गया T2 तक। अब होगा क्या, एक होता है बाईपास फैक्टर। बाईपास फैक्टर का मतलब है, देखिए हमने थर्मोडायनेमिक्स में एफिशिएंसी भी पढ़ी, और उसकी एफिशिएंसी कैसे कम होती है वो भी पढ़ा। तो कभी कभी कोई कंपोनेंट इनएफिशिएंट भी होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इस कॉइल के कॉन्टैक्ट में आने वाली पूरी की पूरी एयर में वो अपना टेम्परेचर ट्रांसफ़र कर पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ एयर तो रह ही जाएगी। अब वो एयर बाईपास कर जाएगी इस कॉइल से। इट मीन्स ये वाली एयर जो है वो बाईपास की, और बाईपास करने के बाद उसने वो कॉइल का टेम्परेचर गेन नहीं किया या लूज नहीं किया, क्योंकि अगर मैं कूलिंग की बात करूं, अगर हीटिंग की बात करूं तो गेन नहीं किया, क्लियर। तो जो बाईपास फैक्टर है आपके पास, वो क्या होता है, वो है जो कॉइल का टेम्परेचर है माइनस जो आउटगोइंग टेम्परेचर है उससे, डिवाइड बाय कॉइल टेम्परेचर माइनस T1 जो आपका इनलेट हुआ था, क्लियर। तो यहाँ पे 45 डिग्री
किसका टेम्परेचर दिया है आपको? कॉइल का। तो यहाँ पे आ जाएगा 45 माइनस आउटलेट टेम्परेचर 40 डिग्री दिया है यहाँ पे, तो -40 डिवाइड बाय 45 माइनस 20 क्यों? क्योंकि एयर का टेम्परेचर यहाँ पे है 20। क्लियर? इसको हम सोल्व करेंगे थोड़ा सा, 5/25 देन इट इज 0.20 हमारे पास आंसर आएगा। क्लियर? बाईपास फैक्टर के लिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोथ इंक्रीजेस इन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हमने थ्योरेटिकल क्लासेस में बहुत अच्छे से किया था, मैं आपको रिवाइज जरूर करवा दूंगा। मैं आपको चारों केसेस में बताता हूँ होता क्या है। अगर मैं बात करूँ ह्यूमिडिफिकेशन एंड स्टीम इंजेक्शन की बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है आपके पास, क्लियर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये दोनों इंक्रीज करेंगे इस केस में अगर आपकी ह्यूमिडिफिकेशन एंड स्टीम इंजेक्शन हुई है। अगर ह्यूमिडिफिकेशन के साथ वाटर इंजेक्शन हुआ है, तो वाटर इंजेक्शन ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी तो आपकी इंक्रीज करेगी ही, बट ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि वाटर इंजेक्शन हुआ है। अगर मैं बात करूँ कूलिंग की और डीह्यूमिडिफिकेशन की, तो यहाँ पे जो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है या वेट बल्ब टेम्परेचर है वो दोनों ही डिक्रीज करेंगे, क्योंकि कूलिंग हुई है और डीह्यूमिडिफिकेशन हुई है। क्लियर? अगर मैं केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस की बात करूं, तो यहाँ पे क्या होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है आपका वो इंक्रीज करेगा और जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है या फिर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है आपका, वो दोनों डिक्रीज करेगा। क्लियर? अब यहाँ पे केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, आपको मैंने बताया था, सिलिका जेल यूज करते हैं आप केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन के लिए। क्लियर? यहाँ पे लगे हाथ ये भी रिवाइज कर लेते हैं कि सिलिका जेल हम यूज किया जाता है किसके लिए, केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन के लिए। क्लियर? तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर दोनों इंक्रीज किस केस में करते हैं, ए। 9th में देखिए वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब डिप्रेशन इज 0। वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हमेशा ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होता है किससे, वेट बल्ब टेम्परेचर से। इन दोनों का अगर मैं माइनस करूं तो क्या निकल के आएगा, वेट बल्ब डिप्रेशन। क्लियर? बट अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है आपके पास, तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल होंगे तो ये क्या होगा, 0। तो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में वेट बल्ब डिप्रेशन जो है वो 0 होगा। क्लियर? 10th में देखिए इन विंटर एयर कंडीशन द प्रोसेसेस। देखिए विंटर के केसेस में क्या होता है, विंटर के केस में बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए अगर आपका ये रूम है, इस रूम का कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा ही। क्लियर? अगर इस रूम का कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, तो देखिए इस रूम के जो टेम्परेचर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा इसकी वाटर वेपर की कितनी कैपेसिटी है, वाटर वेपर को कंटेन करने की कितनी कैपेसिटी है, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर ऑफ रूम के ऊपर। क्लियर? अगर आपका रूम का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो आपके पास जो वाटर वेपर को कंटेन करने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ती जा रही है। तो होता क्या है, जब जो कोल्ड एयर होती है, जब हमारे पास विंटर सीजन्स आते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, एयर बहुत ड्राई होती है। ठीक है? बट हम क्या चाहते हैं, अपना कंफर्ट लेवल चाहते हैं, तो कंफर्ट लेवल के हम चाहते हैं कि वो ड्राई में ना रहे, कुछ ना कुछ ह्यूमिडिफिकेशन हो जाए। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, इन विंटर एयर कंडीशनिंग में हीटिंग ह्यूमिडिफिकेशन होगी, और देखिए आंसर होगा यहाँ पे ए। आप हीटिंग तो करोगे और ह्यूमिडिफिकेशन भी करोगे, और मैंने आपको अभी पहले बताया सेकंड थर्ड क्वेश्चन में कि हीटिंग से भी ह्यूमिडिफिकेशन होती है और कूलिंग से भी। क्लियर? तो आंसर क्या आएगा आपका ए। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, व्हेन द वेट बल्ब एंड द ड्राई बल्ब टेम्परेचर आर इक्वल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे आपके पास वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर दोनों इक्वल हैं। अभी हमने 2-3 बार ये तो डिस्कस कर ही लिया। तो देखो सबसे पहली बात, एयर इज फुली सैचुरेटेड, बिल्कुल सही, क्योंकि बिल्कुल सैचुरेशन पॉइंट पे ही आएगी। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज रीच्ड, बिल्कुल ठीक बोला। पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर ऑफ द वेपर इक्वल्स टू टोटल प्रेशर। देखिए यहाँ पे ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है Pt इज इक्वल टू PA प्लस PW होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर एंड द वाटर वेपर। तो यहाँ पे ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं करेगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%, बिल्कुल सही बोला। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, सी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए 12th क्वेश्चन में यहाँ पे आपको लिस्ट मैच करनी है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए हम साथ में 1-2 और कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे साथ में ही। देखिए जो मॉइस्चर आपकी होती है, मॉइस्ट एयर आपकी होती है, पहले कंसेप्ट देख लेते हैं फिर क्वेश्चन पे आएंगे। क्लियर? क्योंकि हम चाहते हैं रिवीजन के साथ साथ हमारे मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएं।
क्योंकि हमने रिवीजन क्लासेज है ये कर रहे हैं, तो रिवीजन क्लास का मतलब है जितना भी हमने पढ़ा है वो थोड़ा सा रिवाइज कर लें। अगर मैं मॉइस्चर की बात करूं तो मॉइस्चर का मतलब क्या है कि उसमें आपकी ड्राई एयर भी है और उसमें आपकी वाटर वेपर भी है, दोनों है इसमें। क्लियर। अच्छा, अगर मैं सिंपल एयर की बात करूं जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर होती है, उसमें क्या है 0 से लेकर 3% तक बाय मास की बात कर रहा हूं, हमारे पास वाटर वेपर होते हैं। ठीक है, अब वाटर वेपर में और ड्राई एयर में जब हम इंथैल्पी को काउंट करते हैं, देखिए आप सेंसिबल हीटिंग की भी बात करते हो, लेटेंट हीट की भी बात करते हो। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, देखिए इंथैल्पी की अगर बात करूं, इंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर, इंथैल्पी की बात की तो आपने कुछ ना कुछ हीट, सेंसिबल हीट या लेटेंट हीट दी होगी। अच्छा, अगर मैं बात करूं इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेटेड वाटर, इवेपोरेटेड वाटर, इवेपोरेटेड वाटर क्यों, क्योंकि जो आपका एयर में वाटर होगा वो इवेपोरेटेड वाटर ही होता है। तो कभी भी आप ड्राई एयर की इंथैल्पी की बात करोगे ना, तो हमेशा याद रखना कि आप सेंसिबल हीटिंग की बात कर रहे हो। बट अगर आप बात कर रहे हो इवेपोरेटेड वाटर के एंथैल्पी की, तो आप बात कर रहे हो लेटेंट हीट की। और जब आप टोटल हीट की बात करते हो, तो टोटल एंथैल्पी की बात करते हो, तो टोटल एंथैल्पी क्या होगा, टोटल एंथैल्पी इज इक्वल टू होगा सेंसिबल हीटिंग से जो एंथैल्पी इंक्रीज हुई और जो लेटेंट हीट से हुई, तो ये दोनों का जो समेशन होगा वो आपको टोटल देगा। पहली बात तो ये समझ में आ गया, एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर में सेंसिबल, एंथैल्पी ऑफ वाटर में लेटेंट हीट, और इन दोनों का समा पर टोटल एंथैल्पी आएगा। अब यहाँ पे ड्राई एयर की एंथैल्पी की बात हुई है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कंडीशन है ड्राई बल्ब टेम्परेचर की, और ये जो कंडीशन है जिसमें इवेपोरेटेड वाटर की बात हुई है, ये है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की। और जिसमें दोनों हैं तो वो कौन सी कंडीशन है, वो है वेट बल्ब टेम्परेचर की। ऑब्वियस बात है, क्योंकि वेट बल्ब टेम्परेचर का मतलब क्या है, वही मैंने आपको बताया था कि बल्ब के ऊपर आप एक वेट क्लॉथ को रैप करते हो, तो एक एयर जब आप यहाँ से ब्लो करवाओगे तो यहाँ पे इवेपोरेशन होगी, और उससे क्या होगा, ये जो बल्ब है वो कौन सा टेम्परेचर मेजर करेगा, इवेपोरेटेड टेम्परेचर, जिससे इसका टेम्परेचर नीचे आना स्टार्ट करेगा। तो हमेशा टोटल इंथैल्पी की जब आप बात करोगे तो वेट बल्ब टेम्परेचर की बात करोगे, ड्राई एयर की बात करोगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर की, इवेपोरेटेड वाटर के इंथैल्पी, इंथैल्पी मतलब आपने कुछ ना कुछ हीट ऐड की है तो डीपीटी। तो ये आप टेबल बना लीजिए, ठीक है, ये आप टेबल बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अब देखिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का क्या मतलब है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब है मेजर ऑफ कैपेसिटी ऑफ एयर टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, कितना मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर पाएगी। क्लियर, तो ए का तो हो गया 3, इसका तो हो गया 3। अगर मैं बात करूं ड्राई बल्ब टेम्परेचर की, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर देखिए, ड्राई बल्ब टेम्परेचर का है ड्राई एयर के साथ, तो यहाँ पे ड्राई एयर कहाँ पे आपको दिखेगी, मेजर ऑफ द सेंसिबल इंथैल्पी ऑफ मॉइस्चर, जो ड्राई एयर की बात कर लो या सेंसिबल हीट की बात कर लो, तो यहाँ पे 4th नंबर आपका आ जाएगा। यहाँ पे वेट बल्ब टेम्परेचर की अगर बात करूं तो वेट बल्ब टेम्परेचर आपका आएगा टोटल इंथैल्पी ऑफ मॉइस्चर। क्लियर, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1 के साथ, तो आंसर क्या आएगा आपका ए। ये कैसे हुआ वो भी समझ में आ गया आपको, कंसेप्ट हमने देख लिया। 30 क्वेश्चन में देखिए साइकोमेट्रिक चार्ट में द कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस कोइंसाइड विद, अभी हमने देख ही लिया, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पे चार्ट में जो आपके पास यहाँ पे देखिए कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन थी कुछ ऐसी, जब आप चार्ट देखोगे उसको जरूर एक बार ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। अब इंथैल्पी लाइन से बिल्कुल कोइंसाइड करते हुए यहाँ पे वेट बल्ब टेम्परेचर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो यहाँ पे होंगे बट वेट बल्ब टेम्परेचर इनसे कोइंसाइड करते हुए कुछ यहाँ पे आपको दिखेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन इसका आंसर होगा। व्हेन मॉइस्ट पासेस थ्रू द बेड ऑफ सिलिका जेल, यहाँ पे आंसर क्या पूछा है आपसे, सिलिका जेल। अभी डिस्कस किया आपके साथ कि केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन अगर आपको करनी हो, केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन अगर आपको करनी हो तो सिलिका जेल यूज करते हैं। क्लियर, तो सिलिका जेल में जब केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन करते हैं तो एक तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपका इंक्रीज करता है, ह्यूमिडिफिकेशन क्या होगा, क्योंकि डीह्यूमिडिफिकेशन किया है तो ह्यूमिडिटी क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी। अगर मैं इंथैल्पी की बात करूं वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, क्योंकि हीट का कुछ भी लेना देना नहीं हुआ यहाँ पे, तो इंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका
ड्राई बल्ब टेम्परेचर एयर इंक्रीजेस, ठीक है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो इंक्रीज किया, ह्यूमिडिटी डिक्रीज की, एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी, ये ध्यान में रखिएगा। फॉर द लार्ज सेंट्रल एयर कंडीशनर सिस्टम CFM, अब CFM क्या है, देखिए CFM बोलते हैं आपके पास ये लार्ज जो कंडीशनर सिस्टम होता है, इसमें सेंट्रल एसी आप यूज करते हो ना, तो उसमें एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ये ध्यान में रखिएगा। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट किस में होता है, ये होता है मीटर क्यूब पर सेकंड में, क्लियर। बट जो एक स्पेसिफिक है, जो पूरा वर्ड फॉलो करता है, वो है क्यूबिक फीट पर मिनट, क्यूबिक फीट पर मिनट। तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 400 क्यूबिक फीट पर मिनट, क्लियर। तो ये सेंट्रल एसी के लिए एक स्पेसिफिकेशन बनी है कि CFM आपका 400 के करीब होना चाहिए, तो ये ध्यान में रखिएगा, CFM 400 CFM पर आवर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वी कंपेयर द COP ऑफ AC एंड रेफ्रिजरेटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पीएच डायग्राम हमें पता है कैसी बनती है, पीएच डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी, क्लियर। अगर मैं बात करूं AC की और यहाँ पे बात करता हूँ रेफ्रिजरेटर की, रेफ्रिजरेटर में क्या है कि मेरे को पता है मेरा छोटा सा रेफ्रिजरेटर है, इसके अंदर मेरे को आइस भी देखनी है। तो आइस देखने के लिए अगर आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे जो कॉइल्स होंगी, कॉइल का टेम्परेचर लगभग -10, -20, -30 ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की लाइन, क्लियर। और उसके बाद क्या है, आउटसाइड टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ 14 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी आउटसाइड है, यहाँ भी आउटसाइड 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ये लाइन कुछ यहाँ पे जाएगी, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये लाइन क्या दिखाती है, हमने थ्योरेटिकल क्लासेस में भी देखा, प्लस 2020 सीरीज के जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें भी देखा, ये आप बोल सकते हो ये वर्क की लाइन है एक तरह से, ठीक है, क्योंकि CPDT होता है एंथैल्पी, तो ये वर्क की लाइन है सपोज करो, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए -20 से 40 डिग्री सेल्सियस तक आप गए और यहाँ पे आ गया, क्लियर। यहाँ पे अब 20 डिग्री सेल्सियस के बाद, अब अगर मैं बात करूँ AC की, अब AC क्या है, आपका जो रूम होगा वो रूम लगभग 20 डिग्री सेल्सियस 22 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर चाहेगा। तो कॉइल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इतना होना चाहिए। तो मैं 0 डिग्री लेकर चलता हूँ, सबसे आइडियल केस। तो 0 डिग्री सपोज करो यहाँ पे है, तो इससे क्या हुआ, 0 डिग्री यहाँ पे होने से देखिए इसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ गया, इसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था इतना और इसका ज़्यादा है, ये AC की केस में बात कर रहा हूँ, जब 0 डिग्री सेल्सियस लिया आपने, और इसका वर्क भी कम हो गया, देखिए इतना रह गया, और यहाँ पे वर्क था बहुत ज़्यादा। तो COP होता क्या है, हमें पता है COP होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क, जो भी हमने इनपुट दिया है। तो AC के केस में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ गया और वर्क कम हो गया, तो COP ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे आंसर होगा आपके पास A, क्लियर। ये हमने कंसेप्ट देखा था प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से कि क्यों COP AC का ज़्यादा होता है रेफ्रिजरेटर से। तो यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है। 17th क्वेश्चन देखिए, एनर्जी एफिशिएंसी रेशो। अब यहाँ पे EER होता क्या है, देखिए कभी भी आपका AC है उसकी एफिशिएंसी COP के केस, COP से नहीं देखी जाती, मेजर की जाती, किससे की जाती है, EER से, एनर्जी एफिशिएंसी रेशो। अब ये एनर्जी एफिशिएंसी रेशो है क्या, वो है जो हीट ट्रांसफर हुई है वो आपको लेनी है BTU पर आवर में। देखिए ये स्पेसिफिकेशन बनी हुई है, इसके साथ कोई कुछ भी आप इसमें मिनट या सेकंड नहीं ले सकते। तो BTU पर आवर डिवाइड बाय जो भी आपने एनर्जी कंज्यूम किया इन वॉट में होती है, क्लियर। तो EER BTU पर आवर और डिवाइड बाय W, ये W क्या होगा, ये W होगा एनर्जी कंज्यूम इन वाट, क्लियर। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा, हीट ट्रांसफर इन BTU पर आवर एंड एनर्जी इन वाट, एनर्जी कंज्यूम इन वाट, क्लियर। तो यहाँ पे आप सेकंड या मिनट पे काम नहीं कर सकते हो, ये स्पेसिफिकेशन बनी हुई है, तो आपको BTU पर आवर डिवाइड बाय एनर्जी कंज्यूम इन वाट में ही काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर रिलेशन की बात करें तो देखिए पिछले क्वेश्चन में जो अभी हमने देखा, EER एनर्जी एफिशिएंसी रेशो इज इक्वल टू जो हीट ट्रांसफर हुई है BTU पर आवर में और डिवाइड बाय आपका एनर्जी जो कंज्यूम हुई है वो वाट में, क्लियर। बट अगर मैं BTU को जूल में कन्वर्ट करूं तो वो आता है 1055 जूल, क्लियर। और BTU पर आवर अगर मेरे को देखना है, BTU पर आवर अगर देखना है तो इसको 3600 से मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये सेकंड में चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 0.293 वाट, क्लियर। अगर मैं इसको कंप्लीटली वाट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास डायरेक्ट रिलेशन आएगा, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें, COP इज इक्वल टू 0.293 इंटू EER,
क्लियर, क्योंकि ये तो EER में हो जाएगा डिवाइड बाय W, तो यहाँ पे COP इज इक्वल टू, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास D, COP इज इक्वल टू 0.293 इंटू EER। क्लियर, ये मैंने आपको करके दिखा दिया कैसे कन्वर्जन हुआ इसका। इन स्टार रेटिंग, देखिए स्टार रेटिंग में बहुत अच्छी बात यह है कि आपके पास कभी भी आप मार्केट में AC लेने जाते हैं तो आप बोलते हो कि 5 स्टार रेटिंग दे दीजिए, 4 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग, तो उसकी स्पेसिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर 5 स्टार की बात हो रही है, 5 स्टार रेटिंग की बात हो रही है, तो आपके AC की जो COP होगी वो ग्रेटर देन 3.5 होनी चाहिए। अगर 4 स्टार की बात हो रही है तो COP उसका 3.3 से लेकर, मतलब 3.3 से ज़्यादा होना चाहिए, और किससे कम होना चाहिए, 3.5 से, क्योंकि इससे नीचे ही होना चाहिए। बट अगर मैं 3 स्टार की बात करूं तो COP किससे ज़्यादा होना चाहिए, 3.1 से, और किससे कम होना चाहिए, 3.3 से। तो 3 स्टार तक ही बात की जाती है, क्योंकि 2 स्टार और 1 स्टार नहीं कभी भी कंज्यूम किया जाता। तो यहाँ पे 5 स्टार में ही मैक्सिमम जो हमारे पास बेनिफिट है वो मिलेंगे, तो COP 3.5 तक होनी चाहिए। तो यहाँ पे 5 स्टार के बारे में ही पूछा है, तो COP ग्रेटर देन 3.5 इसका आंसर होगा। बट आपको ये पूरा टेबल याद होना चाहिए, क्योंकि 5 स्टार, 4 स्टार और 3 स्टार ये SSC JEE में आराम से पूछा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कंडीशन ऑफ द वाटर वेपर टू कंसीडर एज अ गैस। देखिए हम वाटर वेपर्स जो मिक्सचर है, एयर, ड्राई एयर और वाटर वेपर का मिक्सचर जब हम यूज़ करते हैं तो या तो हम टेबल यूज़ कर देंगे, या टेबल की जगह हम कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे, PV = RT। अब ये रिलेशन कब यूज़ करेंगे, इसकी एक कंडीशन है, वो क्या, जब आपका प्रेशर जो है वो लेस देन हो 10 kPa से, ठीक है, और जो आपका टेम्परेचर हो वो डबल होना चाहिए क्रिटिकल टेम्परेचर से। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, देन आप एज अ गैस इसको मेजर कर सकते हो और इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। अदरवाइज आपको हमेशा टेबल यूज़ करना पड़ेगा। जो स्टीम टरबाइन टेबल्स होते हैं वो आप यूज़ करते हो यहाँ पे, और मैक्सिमम केसेस में आपको टेबल ही यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि इतना टेम्परेचर नहीं होता कि क्रिटिकल टेम्परेचर से डबल हो जाए। क्लियर, बट कंडीशन हमेशा यही रहेगी, क्लियर, कि प्रेशर लेस देन 10 एंड टेम्परेचर इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर से डबल। ओके फ्रेंड्स, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। तब तक आप बाकी रिवीजन कीजिए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की मोहित सर क्लास ले रहे हैं, टॉम की राहुल सर क्लास ले रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स के बाकी लेक्चर लीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।